Hello students, welcome to Gangs of Toppers. Today we are going to deal with a new chapter that is the Mauryan Empire. Okay. So आज हम लोग इस क्लास में द मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है. नाउ बिफोर गोइंग थ्रू द चैप्टर फर्स्ट वी विल गो थ्रू द इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, जो कि हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड है ये अभी पढ़ लेने से काफी आसानी होगा चैप्टर समझने में. ओके. नाउ तो आज पहला वर्ड क्या दिखा हुआ, दैट इज एम्बेसडर. एम्बेसडर किसे कहते हैं? ठीक है. एम्बेसडर क्या होता है ना, डेट इज समबडी हु हैज बीन ऑफिशियली सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर वन एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव. मीन्स यहाँ पे बात हो रही कोई एक पर्सन है. ठीक है. पर्सन मान लेते ए है, मान लेते ये बिलोंग करता है इंडिया से. ठीक है. इसे भेजा जा रहा है हमारा, मान लेते यूएसए. ओके. तो इस व्यक्ति को भेजा जा रहा है यूएसए. ठीक है. ऑफिशियली इसको सेंड किया जा रहा है टू अ कंट्री, पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा. तो वही बता, एम्बेसडर किसको बोलते हैं कि दिस पर्सन हैज बीन सेंट टू यूएसए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया. तो वन सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं. समबडी हु हैज बीन ऑफिशियली सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव. ओके. नाउ अबाउट द कैपिटल. कैपिटल मीन्स क्या होता है? दैट इज टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द पिलर और कॉलम. ये जो हमारा कॉलम और पिलर है, इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल. क्या बोलते हैं? कैपिटल. ओके. नाउ अबाउट धम्मा. धम्मा मीन्स क्या होता है? दैट इज अ वे ऑफ ट्रूथफुल लाइफ दैट इज बेस्ड ऑन द बुद्धास टीचिंग. तो याद रखें, धम्मा मीन्स क्या होता है? दैट इज अ वे, एक रास्ता होता है. धम्मा मीन्स अ वे ऑफ ट्रूथफुल लाइफ दैट इज बेस्ड ऑन द बुद्धास टीचिंग. नाउ अबाउट धम्मा महात्मा. ये जो धम्मा महात्मा क्या होता है? ये एक स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें कौन अपॉइंट करता है? दैट इज अपॉइंटेड बाय द अशोकास रीन. ठीक है. टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा. तो ये जो धम्मा महात्मास होते हैं बेसिकली दे आर अपॉइंटेड इन अशोकास रीन, और इनका पर्पस क्या होता है? दैट इज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा. ओके. Now if you talk about the dome, क्या होता है? That is a round shaped, that is a round roof with a circular base. Dome means क्या होता है? That is just like with a circular base हो जाएगा. ये आपका ऊपर राउंड हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डूम. क्या बोलते हैं? डूम या डोम बोलते हैं. ठीक है. नाउ एथनोग्राफर क्या बोलता है? एथनोग्राफर अ पर्सन हु स्टडीज डिफरेंट रेसेस एंड द कल्चर. तो ये याद रखना कि व्हाट इज एथनोग्राफर. दैट इज अ पर्सन हु स्टडीज डिफरेंट रेस एंड द कल्चर इज कॉल्ड एथनोग्राफर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मंत्री परिषद, ये तो काफी कॉमन वर्ड है. मंत्री परिषद किसको बोलते हैं? दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? दैट इज द मंत्री परिषद. नाउ मिशनरीज किसे बोलते हैं? मिशनरीज क्या होता है? दैट इज अ पर्सन और अ ग्रुप हु गोज टू अ फॉरेन कंट्री टू प्रमोट अ रिलीजन. तो मिशनरीज क्या होता है? दैट इज यहाँ पे बात होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो क्या कहते हैं? पर्सनली कोई दूसरे कंट्री में जाएंगे. अब क्या इनका काम होगा? दैट इज इन ऑर्डर टू प्रमोट रिलीजन. ओके. नाउ मोनोलिथ पिलर क्या होता है? ये एग्जांपल है हमारा किसका? मोनोलिथ पिलर का. ठीक है. तो इट इज अ टॉल सॉलिड एंड वर्टिकल पिलर और कॉलम जिसको बोलते हैं, दैट इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ सिंगल रॉक. तो सिंगल रॉक, एक सिंगल रॉक से बना होता है. और टॉल एंड द सॉलिड वर्टिकल पिलर. टॉलरेंट तो पता ही है. टॉलरेंट मीन्स टू एक्सेप्ट व्हाट अदर पीपल से और डू इवन इफ यू डू नॉट एग्री विथ हिम. मीन्स टॉलरेंट मीन्स देखो, टॉलरेंस में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपकी बातें मुझे पसंद नहीं है, इवन दो वी आर एग्री टू, इवन दो मीन्स आपके, तब भी हमें मुझे एक्सेप्ट करना आपको. मान लेते हैं सपोज ये पर्सन ए है. ठीक है. ये पर्सन बी है. तो ये पर्सन ए क्या क्या पर्सन बी को कुछ बोला. ठीक है. तो मान लेते हैं कि ये पर्सन भी इस बात से एग्री नहीं हुआ, तो एट द सेम टाइम लोगों को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है इसका ओपिनियन को, एंड दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेंट. ओके. नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट द चैप्टर. द मौर्यन एम्पायर, इसका अगर मौर्यन एम्पायर का अगर हम लोग पीरियड्स देखें, डेट इज फ्रॉम 322 टू -22 टू 185 BC. मीन्स हम लोग 322 BC टू 185 BC के बारे में जानने की कोशिश करें. इस पीरियड में मौर्यन एम्पायर था. ठीक है. अगर इसको टाइम लाइन में ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेट इज बिफोर डार्क एज. इससे पहले कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 100 हो जाएगा. ठीक है. 200, 300 एंड 400. तो ये 20, इसको बोलते हैं BC. क्या बोलते हैं? बिफोर, डेट इज कॉमन एरा. तो यहाँ पे जो पीरियड की बात हो रही है वो कहाँ से बात हो रही है? इट इज फ्रॉम 322 यहाँ से लेकर के अप टू 185. मीन्स अगर इसका टाइम ड्यूरेशन हमारा इस एरिया का बात हो रहा है. ओके. वन सेकेंड. इसका टाइम लाइन हमारे क्या यहाँ पे क्या होता है? डेट इज 322 हो जाएगा अप टू 185.
ओके, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा कि ये जो पीरियड है ये किसका पीरियड है, दैट इज द मौर्यन एम्पायर का पीरियड है। एंड इसको स्टैब्लिश क्यों किया था, दैट इज स्टैब्लिश बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद समझ में आ गया। अगर टाइम लाइन में देखें, दैट इज बिफोर कॉमन एरा, दैट इज फ्रॉम 322 टू माइनस टू 185 BC, दैट इज दिस एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर वाज एक्जिस्टिंग एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। इसको स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य के एस्टैब्लिश्ड है। एंड वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द एसेंट इंडिया। इसको कंसिडर किया जाता है द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द एसेंट इंडिया। ओके, now it marks a new epoch, epoch मतलब होता है that is युग, okay, that is a period of time in a history of India since it was the first of all Indian empire, means इसको बोला जाता है एक युग था, ठीक है। why, because since it was the first of all Indian empire. Now about the historical sources for the period, Mauryan period. Some important sources or the information about the Mauryan periods are as follows. तो some important source है जैसे कि हमारा होगा Indica and the अर्थशास्त्र, यह बुक है, डेट इज इंडिका, दिस इज द इंडिका एंड दिस इज अर्थशास्त्र, दिस इज अर्थशास्त्र। इंडिका दैट इज रिटन बाय मेगास्थनीज एंड दैट इज कौटिल्य दैट इज रिटन बाय अर्थशास्त्र। तो इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज एंड ही वाज अ ग्रीक ethnographer. What is ethnographer? That is a person who generally study the race and about the race and culture. Okay, ethnographer means a person who studies different race and culture, that is called ethnographer. Means we are talking about the Megasthenes. Megasthenes क्या एक ग्रीक ethnographer थे, इन्होंने बुक लिखा था इंडिका को and explored explorers and was an ambassador of Seleucus to the court of Chandragupta Maurya. Means he was actually ambassador था किसका, एम्बेसडर था सेलिकस निकेटर का, और ये सेलिकस निकेटर ने एज अ एम्बेसडर इसे भेजा था टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, नाउ अबाउट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा। एंड हु वाज पॉपुलरली नोन एज चाणक्य। तो याद रखना कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, दैट इज ही इज आल्सो नोन एज चाणक्य। अर्थशास्त्र एडवाइजेस द किंग ऑफ दोज टाइम्स ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्थशास्त्र में बेसिकली बात होती थी कि हम लोग को कैसे रूल करना, दैट इज इट टॉक्स अबाउट ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नाउ Ashoka inscribed his code of conduct and the ideas of Dhamma for his subjects on his rock edicts. तो ये जो रॉक एडिक्ट्स होते थे, ये जो रॉक एडिक्ट्स एग्जाम्पल है, ये अशोका क्या करते थे, इसमें लिखवाते थे, इंस्क्राइब करते थे, दैट इज हिज कोड ऑफ कंडक्ट एंड द आइडियल्स ऑफ धम्मा। किस पे लिखवाते, दैट इज ऑन द रॉक एडिक्ट्स। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देखते हैं, ये जो दिख रहा है ये हमारा रॉक एडिक्ट्स है, ठीक है। His edicts were also found in कंधार इन अफगानिस्तान। तो ये जिनका जो रॉक एडिक्ट्स होता था, ये क्या जिस पे लिखा होता था कोड ऑफ कंडक्ट एंड धम्मा दैट इज, तो ये बेसिकली क्या होता था, ये अभी भी फाउंड है कहाँ पे, कंधार दैट इज इन अफगानिस्तान। And these pillar and the rock edicts provides valuable information about the rules and conquest of Ashoka and the lifestyle of the common people. तो ये जो रॉक, ये जो पिलर हो गया, रॉक एडिक्ट्स हो गया, ये क्या करता है, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द रूलर्स एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अशोका। मीन्स अशोका अपने लाइफ में क्या किए थे, ये कहाँ पे युद्ध किए थे, अबाउट द कॉन्क्वेस्ट, अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल्सो द लाइफ स्टाइल ऑफ द कॉमन पीपल। ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर कर लेते हैं हम लोग, दैट इज फ्रॉम द पिलर एंड द रॉक एडिक्ट्स। ओके, this is the pillar and the rock edicts. So this can be an important question, that these pillars, means we are talking about the pillars and the rock edicts, provide valuable information about the rules and the conquest of the Ashoka and the lifestyle of the common people. Now we will study one by one about the Mauryan dynasty. We are talking about the Mauryan dynasty. So first of all we are going to the study about the Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was, that is founded by Chandragupta Maurya. That is Mauryan, this Mauryan dynasty is going to be founded by Chandragupta Maurya at the beginning of the 4th century BC, at the beginning of the 4th century BC, and he defeated the last Nanda king, that is Dhanananda. तो ऑलरेडी हम लोग स्टोरी पढ़ चुके हैं कि Dhanananda was defeated by Chandragupta Maurya, okay, and occupied his capital, that is पाटलिपुत्र। फिर फाइनली क्या करता है ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, कि धनानंदा को डिफीट करके ऑक्युपाई कर लेता है उनका कैपिटल, दैट इज पाटलिपुत्र। ओके, it is believed that Brahman named Kautilya और चाणक्य was his mentor and guide। तो ऐसा बोला जाता है कि इनका जो गाइड थे या मेंटर थे वो कौन थे, डेट इज कौटिल्य, और दूसरे नाम से इसको जाना जाता है, डेट इज चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेस वाज लार्जली, दैट इज द रिजल्ट ऑफ कौटिल्य गाइडेंस। तो ऐसा बोला भी जाता है कि जो अंडर हिज गाइडेंस, अंडर दिस कौटिल्य चाणक्य गाइडेंस, चंद्रगुप्त मौर्य अचीव्ड मींस गुड लार्ज स्केल सक्सेस। नाउ
व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य? तो हम लोग पढ़ने वाले अचीवमेंट्स, पहला पॉइंट हो गया हमारा एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बैटल विद द सेलेकस निकेटर, एंड द लास्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज। ओके, तो फर्स्ट वन इज दैट चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज एंड मूव्ड ग्रेजुअली टुवर्ड्स द सेंट्रल इंडिया। तो पहला क्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज, अपने टेरिटरी को बढ़ाते हैं, एंड मूव्ड ग्रेजुअली टुवर्ड्स द सेंट्रल इंडिया। ही कैप्चर्ड मैनी रीजन्स, तो बाद में ये बहुत सारे रीजन को कैप्चर करते हैं। ही कंट्रोल्ड, दैट इज ही कंट्रोल एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिंदू कोस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू द बंगाल इन द ईस्ट, एंड फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द नर्मदा इन द साउथ। मीन्स इसका जो एक्सटेंशन होता है, अगर हम भारत का मैप बनाते हैं सपोज, ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि फ्रॉम द हिंदू कोस्ट, मीन्स दैट इज फ्रॉम द हिंदू कोस्ट, दिस इज द हिंदू कोस्ट, तो फ्रॉम द हिंदू कोस्ट दैट इज इन द नॉर्थ वेस्ट टू द बंगाल इन द ईस्ट, टू द बंगाल इन द ईस्ट, एंड फ्रॉम द हिमालयज इन द नॉर्थ टू द नर्मदा इन द साउथ। तो ये पूरा एक्सटेंशन, ये पूरा एरिया क्या किसके द्वारा रूल किया जाता है, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नाउ बैटल विद द सेलेकस निकेटर के बारे में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य फॉट बैटल विद द सेलेकस निकेटर। ठीक है, अलेक्जेंडर, दैट इज अलेक्जेंडर जनरल, ये जो सेलेकस निकेटर क्या था, दैट इज ही वाज अ जनरल, अलेक्जेंडर जनरल, दैट इज इन 305 BC। सेलेकस वाज डिफीटेड है, सेलेकस को डिफीट किया जाता है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बोथ साइंड अ ट्रीटी एंड एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस। नाउ बाद में क्या होता है, ये दोनों आपस में साइन करते हैं ट्रीटी एंड एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस। सेलेकस क्या करता है, मैरिड अपनी डॉटर को क्या करता है, मैरिड कर देता है किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, एंड गिफ्टेड अ 500 एलिफेंट्स टू द ग्रीक। मींस चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त मेड अ गिफ्ट ऑफ 500 एलिफेंट टू द ग्रीक जनरल एंड ऑब्टेन्ड द टेरिटरी अक्रॉस द रिवर इंडस। नाउ यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे पहला दूसरा अचीवमेंट क्या है, दैट इज बैटल विद द सेलेकस निकेटर। जब चंद्रगुप्त मौर्य सेलेकस निकेटर आपस में लड़ाई करते हैं, कब, इन 305 BC, तब क्या होता है, सेलेकस को हरा दिया जाता है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नाउ अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक पीस ट्रीटी साइन होती है और ये दोनों आपस में एक मैरिज अलायंस के फॉर्म में आ जाते हैं, मीन्स मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाता है। कैसे, सेलेकस अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर देता है, और इस बीच चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, एज अ 500 एलिफेंट गिफ्ट करता है किसको, ग्रीक जनरल को, डेट इज सेलेकस को। एंड अब उसके बदले सेलेकस निकेटर क्या करता है, ये जो कुछ एरिया टेरिटरी या कुछ एरिया जो कि रिवर इंडस के अक्रॉस है, वो क्या कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ड्यू टू मैट्रिमोनियल अलायंस है, यहाँ पे अपना एम्पायर को बढ़ाने में हेल्प किया। नाउ establishment of the important cities, some important cities such as Taxila and Ujjain later became the seats of provincial government। तो बाद में कुछ important cities हमारा टक्सीला हो गया एंड उज्जैन, ये बाद में क्या होता है, that is become a seat of provincial government, and these cities were also important because their location, these location is on the trade routes, like Taxila was the gateway to the northwest and the central east। तक्षशिला हमारा यहाँ पे है, ठीक है, while Ujjain was located on the trade route that is connected the North India with the South India। उज्जैन हमारा इस पार्ट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट सिटीज बन जाता है। ठीक है, क्या कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड रूट बिहेव होता है। ठीक है, यहाँ से ट्रेड ये क्या करता है, ये जो टक्सीला क्या कनेक्ट कर रहा है, इट इज गोइंग टू कनेक्ट और गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया, एंड दिस उज्जैन इज एज अ ट्रेड रूट दैट इज कनेक्टिंग द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो ये दोनों एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाते हैं। ठीक है, एंड मीन्स यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज दैट इज टक्सीला एंड उज्जैन। नाउ विल टॉक अबाउट द बिंदुसार। Bindusar succeeded Chandragupta in 297 BC, means after this Chandragupta was succeeded, means Chandragupta के बाद कौन आता है, बिंदुसार। तो बिंदुसार कब आता है, that is 297 BC, and he extended Mauryan control as far as Mysore in the south। फिर अब बाद में क्या होता है, अपना एरिया को आफ्टर नर्मदा, बियॉन्ड द नर्मदा, that is up to मैसूर बढ़ा देता है। And by the time of his death, the entire subcontinent has a particularly come under the Mauryan control, means after the, जैसे इनका एट द टाइम ऑफ इज डेथ पूरा का पूरा एंटायर सबकॉन्टिनेंट इसी के अंदर रहता है। ठीक है, द ओनली एरिया दैट रिमेन hostile means about the that is enemy and unconquered was the Kalinga, that is the coastal Odisha, that is on the coast, means पूरा का पूरा इंडिया इसी के अंडर कंट्रोल है, बट only this area, that is the coastal Odisha, that is the area name is Kalinga, this was the hostile and this area was unconquered by this Bindusar। Now after this we will talk about the Ashoka।
अशोका ascended the throne in कब, that is 273 BC, ठीक है. एंड वी फाउंड अकाउंट्स ऑफ हिज reign फ्रॉम हिज सेवरल रॉक्स एंड द पिलर इंस्क्रिप्शन. तो हम लोग इनके बारे अशोका के बारे में किससे जानते हैं, हम लोग के पास ऑलरेडी रॉक्स एंड द पिलर इंस्क्रिप्शन है, इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर किए हैं, पता चला है कि अशोका असेंड अपना थ्रोन किए थे कब, डेट इज 273 BC. And these inscriptions were his message that he wanted to convey to the people of his empire. ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन या सेवरल रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शन होते हैं, अशोका क्या करते थे, कुछ मैसेज पहुंचाने में ये पिलर्स एंड रॉक्स को यूज करते थे, ठीक है. नाउ एंड वेर मोस्टली रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. और ये इसमें कौन सा स्क्रिप्ट यूज होता था, डेट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट. अंडर द अशोका द मौर्यन एम्पायर स्ट्रेचेस फ्रॉम द हिंदू कोस्ट इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड इट इंक्लूडेड प्रेजेंट डे ऑफ काबुल, कंधार, हेरात एंड पार्ट्स ऑफ नेपाल, कश्मीर. नाउ अभी अगर हम अशोका का अगर एम्पायर पूरा देखें एक्सटेंशन, तो ये फ्रॉम द हिंदू कोस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द काबुल, डेट इज अफगानिस्तान पार्ट, कंधार, हेरात एंड द पार्ट ऑफ नेपाल एंड कश्मीर ऑल्सो. Buddhist text that is describe Ashoka of this phase as the Chanda. What is Chanda Ashoka? Meaning that is Ashoka the fierce. ठीक है, चंदा अशोका मीन्स यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या करता है, अशोका को डिस्क्राइब करता है दिस फेज को एज अ चंदा अशोका, मीनिंग अशोका द फियर्स, दैट इज इन संस्कृत. नाउ ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो कंधार हो गया, ये पूरा एरिया हमारा किसके अंदर आता है, इट इज अशोका के अंदर आ रही है. नाउ अशोका कंकर्ड कलिंगा. ना वेरी इंपॉर्टेंट, अशोका कंकर्ड कलिंगा. क्या है कि हम लोग पढ़े थे, ये जो बिंदुसार क्या किया था, पूरा एरिया को कैप्चर कर लिया था, पर कलिंगा को छोड़ करके पूरा एरिया इसके अंदर था. पर अशोका क्या करता है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा मीन्स अशोका क्या करता है, कलिंगा को भी जीत लेता है. अशोका conquered Kalinga because of its prime location. It was a powerful kingdom. तो Kalinga was a powerful kingdom and control all the land and sea roads to the South India. तो ये जो कोस्टल एरिया वाला जो था, ये जो कोस्टल उड़ीसा जिसको बोलते हैं, डेट इज कलिंगा, ये पावरफुल किंगडम थे एंड कंट्रोल ऑल द लैंड्स एंड द सी रोड्स टू साउथ इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया. द विक्ट्री ओवर द कलिंगा ब्रॉड ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. तो जैसे मान लेते हैं ये पूरा एरिया ये अशोका जीत लेता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके अशोका के लिए काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है इससे. However, the war resulted in a great suffering of the people. The horror of the war pushed Ashoka to give up the path of conquest and embrace non-violence. तो अब यहाँ पे अशोका तो anyhow जीत लेता है इस एरिया को, but after the war the result that he was, बहुत सारे people यहाँ सफ़र होते हैं, बहुत सारे people मारे जाते हैं. एंड द हॉरर ऑफ द वार मीन्स बहुत सारे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आदमी मर चुका है इसमें. तो अशोका क्या करता है, ये जो पाथ ऑफ कॉन्क्वेस्ट है मीन्स किसी दूसरे नेबर या एरिया को हराना है, इस पाथ को गिव अप कर देता है एंड एम्ब्रेस नॉन वायलेंस. फिर बाद में ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, डेट इज नॉन वायलेंस का पाथ. एंड इन दिस फेस ही वाज नोन एज धर्माशोका. आफ्टर दिस एंड दिस फेस इज नोन एज धर्माशोका. तो हम लोग एक दो फेस देखे, डेट इज चंदा अशोका मीन्स डेट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशन. And about this, after having means after following the path that is non-violence, this phase is known as Dharma Ashoka. Ashoka abandoned the policy of territorial conquest in the favor of the policy of cultural conquest and never fought any war again. Means after this Kalinga war, Ashoka never fought any war against any other kingdom. Okay, and he became the follower of Buddhism. After that, he became the follower of Buddhism. However, Ashoka did not embrace Buddhism dramatically, but gradually became its supporter. Means ऐसा नहीं है कि अशोक फॉलोअर थे बुद्धिज्म का, अशोका became the follower, but ये anyhow he did not embrace Buddhism. मीन्स ये ऐसा नहीं कि हम बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ है ना. एंड ग्रेजुअली बिकेम ए सपोर्टर, ये बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है. He is perhaps the only king in the history to abandon the path of war and violence. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि he is only the king. He is only the king in the history. वो क्या कहते हैं, abandon, छोड़ दिया, त्याग दिया the path of war and the violence. And now he is following the path of that is non-violence. Okay. Okay. Now we'll talk about the Ashoka Dharma. The word dharma, that is prakrit, that is from the Sanskrit word dharma. It has been variously translated as a piety, moral life, righteous and so on. Means dharma का मतलब ही होता है हमारा dharma, that is a moral, talking about the moral lives and the righteousness. However, Ashoka's dhamma was not a religious faith or practice. तो याद रखना है अशोका का धम्मा ऐसा नहीं कि एक religious faith या worship ऐसा कुछ है, ठीक है. But that is a way of truthful life. That is a way of truthful life that is based on the Buddha's teaching. तो याद रखना अशोका धम्मा क्या है, that is a way of truthful life that is based on the Buddha's teaching.
And in his Dhamma, Asoka attempted a careful synthesis of various norms that were current in this time. तो अभी अगर हम देखें, Asoka attempted careful synthesis, means careful synthesis means talking about that he took various norms that present now we are following. यहाँ पे बात हो रही है कि कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है, ठीक है. Code of conduct that Asoka prescribed certain code to be followed as a part of Dhamma, and some of these are obedience to the mother, father, elder, teacher and other respectable person. तो ये तो ऑलरेडी अभी करंट टाइम में भी हम लोग यही बात फॉलो बोलते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे आप अपने माता पिता को ओबे करिए, एल्डर्स को ओबे करिए, टीचर्स को ओबे करिए और जो भी रेस्पेक्टेबल पर्सन है उसे ओबे करिए. तो पहला क्या है रूल, दैट इज ओबीडियंस टू द मदर, फादर, एल्डर, टीचर एंड अदर रेस्पेक्टेबल पर्सन. Now, proper treatment of the ascetic, relative, slaves, servants, and the dependents, and the poor, and the miserable, friends, acquaintance, and the companions. Means we are talking about that there should be a proper treatment to the relatives, to the slaves, to the servants, and to the poor. Means हम लोग को जो भी slaves हैं, servants हैं, नौकर हैं, poor हैं, ये मिजरेबल हैं, जो फ्रेंड है, तो उसको प्रॉपर ट्रीट करना है. ऐसा नहीं कि किसी को गाली क्लोज कर रहे हैं, अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है. मीन्स पहला हो गया ओबीडियंस, दूसरा हो गया प्रॉपर ट्रीटमेंट, तीसरा एब्सटिनेंस फ्रॉम द किलिंग और कॉज इंजरी टू द लिविंग. मीन्स यहाँ बातें हो रही कि हम लोग को क्या करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है. वी शुड नॉट हर्ट एनीबडी. नाउ स्पेंडिंग लिटिल एंड द accumulating little wealth, मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग को क्या करना है कि वी शुड नॉट accumulate wealth, और हम लोग को बस छोटा बस स्पेंड करना है, बहुत कम चीज़ स्पेंड करना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसा का स्पेंड करें कोई चीज़ को खाने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है. Spending little and accumulating little wealth. Now last one is about the truthfulness, morality and the purity of heart. ये important, purity of heart should be. Okay, आपका हार्ट क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका हार्ट इम्प्योर हो गया है, ठीक है. Now after the propagation of Dhamma, Asoka propagated his Dhamma in various ways. तो हम we will talk about the propagation. Asoka अपना teachings को कैसे propagate किया. Asoka set up example by following the principle of his Dhamma. For example, he gave up hunting. तो Asoka himself set example that he gave up hunting. Okay, तो पहला ये हो गया, he himself become a hero. Now Asoka engraved his views about dharma on a rock. तो अशोका क्या किए थे, पूरा अपना जो टीचिंग्स होते थे, कोड ऑफ कंडक्ट होते थे, उसको रॉक्स एडिट्स पे लिखते थे, और विच वेयर मेंट टू बी रेड बाय द कॉमन पीपल्स, यहाँ पे ताकि लोग वहाँ पे कॉमन पीपल इसे पढ़ सके. एंड इन डूइंग सो ही वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द सब्जेक्ट. अब ये इससे ऐसा करने से क्या होता था, ही वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. मींस ये चाहते थे कि वी शुड एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद हिज सब्जेक्ट, विद हिज कॉमन पीपल. Now he also sent missionaries to the Sri Lanka, Syria, Greece, Egypt and to spread धर्मा. तो यहाँ पे साथ में क्या स्प्रेड प्रोपोगेशन तो धर्मा में ये क्या करते हैं, कुछ पीपल को, कुछ आदमी को या ग्रुप ऑफ पीपल को ये क्या करते हैं, भेजते हैं श्रीलंका को, सीरिया को, ग्रीस को एंड इजिप्ट को. वाई? टू स्प्रेड हिज टीचिंग, दैट इज धर्मा. Now he sent his son, that is Mahendra, and daughter, that is Sanghamitra. So important word, that is he even sent his son, that is Mahendra and Sanghamitra, that to Sri Lanka to spread the teaching of Buddhism. Means since we know that he was a supporter of Buddhism, so he wanted to spread his Dhamma. So he sent his son, that is Mahendra, and the daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread the teaching of Buddhism. Now he also appointed a special officer, that is called Dhamma Mahatma, to spread the teaching of Dhamma in his kingdom. He also organized the third Buddhist council. तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि in which kingdom that is third Buddhist council was happened. That is what is happened. Patliputra to discuss the method that might to be adopted to spread the religion. Means इनके राज्य काल में ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था. कहाँ पे हुआ था? That is at Patliputra. He visited holy places that is associated with the life of Buddha and as such as Sarnath and the Bodh Gaya. तो बोला जाता है ये जो अशोका क्या करते थे, साथ में विजिट किए थे होली प्लेसेस दैट इज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा सच एज हमारा सारनाथ एंड द बोध गया. ओके, now Asoka place in history. Now we are going to talk about the Asoka place in history. Asoka place in history is indeed unique. तो अशोका का जो जगह है हिस्ट्री में वो एक यूनिक जगह है. He was tolerant towards all religion. तो ये बोला जाता है कि he was tolerant, he was supporting to all religion and did not force his policy of dhamma on people. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि he does not force people to follow this dharma. Asoka also carried out a number of welfare measures of his subject. तो अशोका ने क्या किया था, बहुत सारे a number of welfare measures, बहुत a number of welfare activities लागू किए थे for the people, for his people,
फर्स्ट वन, ही बिल्ट रेस्ट हाउस एंड प्लांटेड ट्रीज टू प्रोवाइड शेल्टर टू द टेलर्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि इन ऑर्डर टू डन वेलफेयर एक्टिविटीज, वेलफेयर मेजर्स में क्या क्या है, पहला हमारा ही बिल्ट अ रेस्ट हाउस, ही बिल्ट अ रेस्ट हाउस। दूसरा है डेट इज डग अ वेल एंड बिल्ट गुड रोड्स। पहला रेस्ट हाउस, प्लांटेड ट्रीज, डग वेल्स, बिल्ट गुड रोड्स, बिल्ट हेल्थ सेंटर्स फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल ऑल्सो। रेगुलर टूर्स दैट इज कंडक्टेड बाय द ऑफिसर्स टू एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके जो ऑफिसर्स होते थे वो क्या करते थे, रेगुलर टूर करते थे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। वाई? टू एंश्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल्स, कि वहाँ पे लोग अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। नाउ मीन्स रेगुलर यहाँ विजिलेंस होती थी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टेड मेनी विहारास, विहारास मीन्स यू कैन से अ स्मॉल हाउस लाइक दैट वेयर बुद्धिस्ट monk could live। तो ही also constructed viharas where Buddhist monk could live। Now Mauryan administration, we are talking about the Mauryan administration. Under the Mauryan rule, the subcontinent for the first time attended policy unit and एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। तो पहली बात होती है अंडर दिस मॉडर्न रूल के बारे में बात करें तो सब कॉन्टिनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड पॉलिसी यूनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहली बार ऐसा ये सब कॉन्टिनेंट में हुआ कि यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी की बात हो रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, ठीक है। After establishing the empire, the Mauryan rulers organized a very elaborate system of administration. Means after establishing this empire, Mauryan ruler क्या किए थे, means establish किए थे a very elaborated system of administration. इसमें से मेगास्थनीज, पता है मेगास्थनीज दैट इज रिटन अ बुक दैट इज इंडिका, कौटिल्य दैट इज रिटन अ बुक दैट इज अर्थशास्त्र, हैज गिवन डिटेल अकाउंट अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर बुक। तो ये दो बुक किताबें हैं जो स्टार्टिंग में दिखाए थे, यही दो बुक में क्या डिटेल अकाउंट दिया गया है अबाउट टॉकिंग अबाउट द अशोका। ओके, नाउ King and the Council of Ministers. The king was, now we'll talk about the administration, that is elaborated system of administration. First one is king and the Council of Ministers. The king was the supreme head of the state. तो पहला पॉइंट हम लोग याद रखना कि king was the supreme head of the state and he was assisted by the Council of Ministers. Means king होता था, राजा होता था और इसको assist करता था, that is represented by a Council of Ministers. Now and that is also called as मंत्री परिषद। Every minister looked after a different department such as revenue। तो हर मिनिस्टर का अपना अपना काम होता था, डेट इज पोर्टफोलियो दिया जाता था, जैसे कि रेवेन्यू कोई देख रहा है, कोई सिक्योरिटी देखेगा, कोई इंडस्ट्री देखेगा। एंड सम इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वे द अमात्य। तो याद रखना अमात्य, महामत्य, अमात्य महामत्य, डेट इज द टॉप ऑफिसर्स। ओके, एंड अध्यक्ष डेट इज सुपरिटेंडेंट हो गया, एंड श्री निधाता डेट इज ट्रेजरर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स है। बिसाइड्स द किंग हैड एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ द स्पाइस। तो साथ साथ में यहाँ पे एक हमारा समझो कि खुफिया एजेंसी का भी होता था, डेट इज ही हैज एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ खुफिया एजेंसी टू कीप हिज वेल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज ऑफिसर्स। मीन्स यहाँ पे एक स्पाई सिस्टम भी होता ताकि ये क्या करते थे, ये जो स्पाई होते थे वो क्या करते थे, जो भी ऑफिसर्स होते थे उनका एक प्रॉपर वेल इंफॉर्मेशन क्या करते थे, फीडबैक देते थे किसको, किंग को। नाउ we'll talk about the provincial administration. The empire was divided into 5 provinces. This empire was divided into 5 provinces. First one, village was the smallest unit of administration, and in this village was the smallest unit of administration, and the village officers include ग्राम भोजकास एंड आयुक्तास। ओके, तो ग्राम के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स है, उनका नाम है, जैसे पहला हो गया ग्रामिकास, ग्रामा भोजकास एंड आयुक्तास। ओके, मीन्स यहाँ पे मुखिया हो गया, पटवारी टाइप का ऐसा ऐसा नाम दिया गया, ठीक है। एंड दे वेर असिस्टेड बाय द विलेज एल्डर्स इन कैरिंग आउट द अफेयर्स ऑफ द विलेज। और यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट विलेज ऑफिसर्स हैं, इनको बेसिकली हेल्प कौन करता था, जैसे असिस्टेड बाय दिस विलेज एल्डर्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द अफेयर्स ऑफ द विलेज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे याद रखना है, दैट इज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंस एंड दिस विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट। और ये जो विलेज ऑफिसर्स होते थे इसको गाइडेंस दिया जाता, दैट इज असिस्टेड बाय द विलेज एल्डर्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द अफेयर्स ऑफ द विलेज। नाउ विल टॉक अबाउट द आर्मी। A large empire and the availability of the vast resources led to the creation of large standing army। तो इनके पास large standing army होते थे, and the army include the foot soldiers, cavalry, elephants, chariots and the navy। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्मी हैं, पहला हो गया soldiers, cavalry, elephants, chariots and the navy। Now, if you talk about the modern economy, first one is about the agriculture।
The maintenance of large standing army required a huge income and a number of resources for connecting taxes. तो यहाँ पे देखो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मैनेज करने के लिए हम लोग को एक पैसा भी चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू कलेक्ट दिस रेवेन्यू वी नीड a number of officers also, and revenue was collected from the farmers. However, other sources of income included the production of different articles, royal land holdings, trade in different commodities, exploitation of the mineral resources, utilization of the forest wealth, and sales of the liquor and the manufacturing of the arms. मीन्स देखो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से होता था, पहला रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था फार्मर्स के द्वारा, और सम ऑफ द रेवेन्यू दैट इज दे वर गिवन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट आर्टिकल्स, रॉयल लैंड होल्डिंग्स, ट्रेड इन डिफरेंट कमोडिटीज, जो भी ट्रेड होता था डिफरेंट कमोडिटीज तो उस पर एक ड्यूटी लगता था, वो पैसा किसको पहुंचता था, किंग के पास पहुंचता था, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ भी पैसा आते थे, यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्टर्स, वहाँ से भी कुछ पैसा मिल जाता था, सेल्स ऑफ द लिकर, वहाँ से भी कुछ पैसा मिल जाता था, मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्म, यहाँ से भी कुछ पैसा मिल जाता था। मीन्स ये सब पैसा क्या कहते हैं कलेक्ट किया जाता था, एंड वाई ये जो पैसा जब कलेक्ट हुआ तो इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एज वेल एज in order to maintain a large number of vessels. Okay, now if you talk about the agriculture, the Mauryan government also provide irrigation. Now this Mauryan government is going to provide irrigation facilities to the peasant, means we talking to the farmers. The अर्थशास्त्र refers to the water tax. तो यहाँ पे एक अर्थशास्त्र क्या करता है, रेफर करता है there was a water tax which was regularly collected from the place where the state assisted in providing irrigation facility. तो यहाँ पे बात होती है जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं नगर नियम से पानी लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हर साल कुछ पैसा पे करते हैं ना। सिमिलरली वाटर टैक्स मेंशन है किस में, अर्थशास्त्र में, वो बताता है कि दैट इज दे वर चार्ज अ फ्यू अमाउंट, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, तो अच्छी बात है। नाउ वन ऑफ द चंद्रगुप्त गवर्नर्स दैट इज पुष्यगुप्ता, ये पुष्यगुप्ता वाज रिस्पांसिबल फॉर बिल्डिंग अ डैम एट गिरनार इन द वेस्टर्न इंडिया। तो ये किया पुष्यमित्रा, ये पुष्यगुप्ता के बारे में बात होती है। ये क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे, इन्होंने बिल्ड किया डैम कहाँ पे, गिरनार इन वेस्ट इंडिया, एंड इट्स पर्पस वाज टू एंश्योर वाटर सप्लाई फॉर, पर्पस क्या डैम का, दैट इज टू एंश्योर वाटर सप्लाई फॉर द इरिगेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रेड, बोथ इनलैंड एंड द फॉरेन ट्रेड वाज कैरिड आउट। तो यहाँ पे इनलैंड ट्रेड भी होता था, ठीक है, एज वेल एज द फॉरेन ट्रेड कैरिड आउट। द मौर्यन हैड अ ट्रेड रिलेशंस विद द ग्रीस, इजिप्ट एंड द श्रीलंका। तो मौर्यन हैज अ गुड रिलेशन विद द कंट्रीज लाइक ग्रीस, इजिप्ट एंड श्रीलंका। नाउ we will talk about the currency, to facilitate trade and the commerce. तो in order to facilitate trade and commerce particularly with the foreign countries, तो यहाँ पे करेंसी का सिस्टम लागू हुआ, एंड करेंसी वाज इंट्रोड्यूस, एंड द पंच मार्क्ड कॉइन, यहाँ पे बात होती है किसका, पंच मार्क्ड कॉइन वाज इश्यूड बाय द मौर्यंस, वेयर द फर्स्ट कॉइन टू बी फाउंडेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे याद रखना दैट इज पंच मार्क्ड कॉइन दैट इज इंट्रोड्यूस, दैट इज इश्यूड बाय द मौर्यंस, वेयर द फर्स्ट कॉइन्स दैट इज टू बी फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Purpose क्या, that is to facilitate the trade and commerce with the foreign countries. Now we will talk about the architecture. The Mauryan period was a culturally rich period. अगर Mauryan period के बारे में बात करें, he was a cultural, they were the cultural rich. Art developed in the form of sculptures, stupas, cave architecture, monolithic pillar. तो यहाँ पे कैसे पता बोल सकते हैं कि they were a culturally rich. पहला हो गया that is art were developed in the form of sculptures बनते थे, stupas बनते थे, caves बनते थे, and monolithic pillars पे लिखवाते थे, ठीक है। बुद्धिज्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द मॉडर्न रूलर। तो पता ही है अशोका किसको पैट्रोनाइज करते थे, बुद्धिज्म को। तो they were supporting Buddhism and hence its influence, that is Mauryan art. तो हम लोग जब बुद्धिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं that is they has some influence in the Mauryan art. And it is said that around 84,000 स्तूपास were built under the Ashoka's reign. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये ऐसा बोला जाता है कि 84,000 स्तूपास बनाए गए थे अंडर द रूल ऑफ अशोका रेन, ठीक है, थ्रू आउट दिस किंगडम। द मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चर दैट इज स्पेसिफिक ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज द सांची स्तूपा, द लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ एंड द बाराबार केव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोस्ट रिमार्केबल अगर देखा जाए तो पहला हो गया सांची स्तूपा, द लाइन कैपिटल सारनाथ एंड द बाराबार केव। बिसाइड्स मेनी प्रेयर्स हॉल एंड द विहारास वेयर आल्सो बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो ये जो प्रेयर हॉल्स होते थे या विहारास होते थे, ये अंडर दिस मौर्यन एम्पायर बहुत सारे बनाए गए थे। चलो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं सांची स्तूपा के बारे में। It is located in मध्य प्रदेश। तो सांची स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। द ग्रेट स्तूपा इज द स्पेरिकल ब्रिक्स दैट इज स्ट्रक्चर कंटेनिंग द relics ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पे बात होती है स्तूपा में बुद्धा के कुछ relics प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इट वाज crowned by छत्र, इट वाज crowned by द छत्र।
parasol like a structure that is symboling high rank intended to shelter the relics. There are gateways surrounding the dome. तो यहाँ पे बात होती है सांची स्तूप, आप देखे होंगे एस फॉर्म में होगा, ठीक है, तोरण द्वार होता है वहां से, ठीक है. Each gateway surrounded by capitals means यहाँ पे हम देखेंगे कि तोरण जैसा कुछ होगा. And these capitals have a beautiful, अगर मान लेते मैप में देखते हैं, ठीक है, सांची स्तूपा, ये आपका ये मैप में दिख रहा हो, ये आपका क्या सांची स्तूपा है, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल इसको बोला जा रहा है, ठीक है. Each gateway is surrounded by capitals and these capitals has a beautiful sculptures depicting the scenes from the stories related to Buddha life. तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे scenes डिपिक्ट किया जाता है and that is the scenes is related to Buddha life. Okay. Now we'll talk about the Barabar cave. They are the earliest surviving rock curves that is in India and belonging to the modern period, and in these that is Sudama and the Lomas Rishi caves are the most common one. तो ये बाराबर केव है. इस बाराबर केव में दो इंपॉर्टेंट याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, केव है जिसमें हमारा सुदामा केव एंड द लोमास ऋषि केव इसमें फेमस है, ठीक है. तो बात कर रहे हैं हम लोग बाराबार केव्स के बारे में. तो दे वेर द अर्लीस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया. तो यहाँ पे अर्लीस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स and that is located in Bihar. और ये कब बनाया गया था, that were made during the modern period. इसमें दो important cave है, that is Sudama and the Lomas Rishi cave. ये most famous one है and Sudama cave was constructed by the Ashoka in 261 BC. तो ये सब बोला जाता है, ये जो सुदामा केव है it was constructed by Ashoka in 261 BC. Okay, now we will talk about the monolithic pillars. The skill and the quality of modern artists are best seen in the monolithic pillars that is inscribed in the Ashoka's edict. तो Ashoka edicts basically कहाँ पे that is mentioned है, यहाँ पे monolithic pillar में यहाँ पे आप देख सकते हैं skills और quality जो modern artist थे उनका दिखता है. And the most famous pillar that is the lion capital that is in Sarnath. The capital has 4 lions standing, that is यहाँ भी ये देख सकते हैं. The capital has a capital is talking about this top has a 4-line capital standing back to back and it has been adopted as a national emblem to India. जैसे हम लोग देख सकते हैं कि national emblem जो है हमारा इंडिया का वो इसी को लिया गया है, that is this capital line, that is line capital Sarnath. And the wheel that is Ashoka Chakra, ये देख सकते हैं ये जो wheel है Ashoka Chakra that is from its base has been placed at the center of national Indian flag. तो आप जो इंडिया का जो फ्लैग देखते हो उसमें जो हमारा जो बीच का जो चक्र है वो यहीं से लिया गया है, ठीक है. That is line capital at Sarnath. Now we will talk about the decline. After the death of Ashoka, that is Ashoka is going to die in 232 BC. and continued to the rule for about another half century. Means after Ashoka, इनके जो descendant थे वो rule किए थे, and the disorder that emerged in the administrative machinery and after his death is regarded as one of the important factors for disintegration of the modern empire. Means इनके जो successor थे वो inefficient ruler थे और weak ruler थे, ठीक है, और they were not able to manage the administrative machinery, ठीक है. तो ऐसा बोला जाता है कि दिस वाज द मेन फैक्टर फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर. उसमें देख लेते हैं देयर आर सेवरल अदर रीजन फॉर द डिक्लाइन दैट सेट्स द अशोकास डेथ. पहला हो गया अशोका वाज सक्सीडेड बाय वीक एंड इनएफिशिएंट रूलर. ऑब्वियस है इनके जो सक्सेसर थे वो वीक थे एंड इनएफिशिएंट रूलर थे. The vastness of the empire made it difficult to control the far-flung territories. तो यहाँ पे बात हो रही है इनका जो empire था काफ़ी बड़ा था, vastness था, तो it is difficult for the successor to control the far-flung territories. मीन्स दूर दूर का एरिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो पड़ रहा था. Now provincial viceroys took advantage of the absence of a strong central authority. तो यहाँ पे क्या आप लोगों को पता है कि इनके एरिया को 5 प्रोविंस में डिवाइड किया था. तो यहाँ के जो वायसराय थे, ठीक है, वो क्या कि एडवांटेज लिए कि यहाँ advantage because they don't have a strong central authority and declare their independence. फिर बाद में क्या करते हैं जो सेंट्रल प्रोविंशियल वायसराय होते हैं वो अपने आप को डिक्लेयर करते थे इंडिपेंडेंस. वाई? बिकॉज ऑफ absence of a strong central authority.
एंड द लास्ट एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनिंग अ लार्ज आर्मी दैट इज ड्रेन द ट्रेजरी। तो लास्ट में यहाँ पता है कि यहाँ पे लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी था इनका, तो उनका जो खर्चा हो रहा था दे वर नॉट एबल टू मेंटेन, और ये मेंटेन करने में उनका पूरा ट्रेजरी खर्च पूरा खत्म हो गया। एंड द इन्वेंशन इन द नॉर्थ वेस्ट एडेड टू द डिसऑर्डर, एंड द लास्ट में इन्वेंशन होता है दैट इज इन द नॉर्थ वेस्ट, तो ये भी एक एक्स्ट्रा ऐड होता है दैट इज डिक्लाइन टू द मौर्यन एम्पायर। नाउ लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिकैप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य deposed the last ruler of Nanda, that is Nanda dynasty, to establish the India first empire. The deposed means he defeated the last ruler of Nanda dynasty, that is Dhanananda, in order to establish the India's first empire. Now Bindusar and Asoka further extended the boundaries of, हम लोग देख सकते हैं ये Bindusar and Asoka, they were the king who extended the territories of his empire. अशोका गेव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड टेक अप द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। हम लोग देखे थे कि आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा अशोका क्या करते हैं, जो ये जो पॉलिसी है डेट इज इन ऑर्डर टू डिफीट अदर किंगडम एंड कैप्चर द टेरिटरी, ये जो पॉलिसी ये छोड़ देते हैं एंड फॉलो करते हैं पाथ दैट इज नॉन वायलेंस। नाउ मौर्यन रूलर्स हैज एन ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि मौर्यन रूलर्स हैड ऑर्गेनाइज, यहाँ पे क्या होता था, राजा होता था, राजा को जो एडवाइस देता था उसको बोलते थे दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद। तो ओवरऑल हम लोग ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों आपको कुछ इस सेशन में कुछ अगर डाउट हो तो आप क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में उसको लिखना है, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।